गुड इवनिंग बच्चों। आज जो है क्लास 7 का सब्जेक्ट सोशल साइंस है और इसमें कुछ हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सवाल है और उसको तो क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण और चैप्टर 7 है एनसीईआरटी के जो क्लास 7 है। तो अध्याय है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। देखो, संस्कृति का मतलब पहले सबसे पहले कि मान लीजिए कि कहीं पर पुराने समय में जो भी व्यक्ति को क्या निर्माण कर रहा है, कैसे निर्माण कर रहा है, उसके बारे में हमको जानकारी चाहिए कि कैसे कैसे निर्माण किस प्रकार कर रहा है। तो ये सारे चीज़ के निर्माण हम लोग माने किस विधि से करते हैं, तो हर चीज़ विधियों के रूप में हमको पढ़ना आवश्यकता होता है। तो देखो यहाँ सबसे पहले यानी क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण, अभ्यास के प्रश्न। देखो अभ्यास के प्रश्न क्या है, तो क्षेत्रीय का मतलब होता है लोकल। क्षेत्रीय का मतलब क्या होता है, लोकल, जो जहाँ जहाँ पर जो क्षेत्रीय अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राज्यों में जो जगह यानी लोकलिटी का ज़्यादा विश्वास रखता है। तो यहाँ पर फर्स्ट कुछ मिलान करने वाला है, जो फिर से याद करो। तो मेल करना है यानी कि बैठा है यानी मिलान करने वाला। तो देखो फर्स्ट है अनंत वर्मन। तो अनंत वर्मन को देखते हैं कि किसमें मिलाया गया। तो वो अनंत वर्मन जो है यानी उड़ीसा के थे। कहाँ के थे? अनंत वर्मन तुमको उड़ीसा के थे। और दूसरा है जी जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जानता है कि जगन्नाथ जी का मंदिर जो है उड़ीसा राज्य के पुरी में है। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य के पुरी में जगन्नाथ मंदिर है। तो उड़ीसा यानी जगन्नाथ मंदिर किस में मिल जाएगा? पुरी में। आई महोदयपुर। देखो महोदयपुर, देखो महोदयपुर तीसरा को मिला रहा है यानी केरल से। तो महोदयपुर क्षेत्रीय कहाँ पर है? केरल जो है दक्षिण भारत का राज्य है। और यह महोदयपुर किससे मिलेगा? केरल से मिलेगा। देखो लीला तिलकम। देखो अब लीला तिलकम चौथा किससे मिला रहा है? यानी च से। तो लीला तिलकम मिला रहा है यानी च। देखो कहाँ? केरल। ये भी केरल। तो दो गो ऑप्शन केरल में। तो लीला तिलकम भी केरल, महोदयपुरम भी केरल। चलो नेक्स्ट है कि तुमको बता दें मंगल काव्य। तो मंगल काव्य का मतलब समझ रहा है कि अच्छा काव्य होना चाहिए, मंगल जैसे भलाई हो। तो मंगल काव्य का मतलब अब बच गया क्या? तो देख सकता है कि कौन कौन बच गया। तो उस बचे हुए सवाल को मिलाने की कोशिश करेंगे। देखो तो मंगल काव्य यानी कि पांचवा है। मंगल काव्य क्या है? तो पांचवा तुमको मिला रहा है किससे? यानी कि ख से, यानी बंगाल। मंगल काव्य कहाँ से? बंगाल से। और नेक्स्ट लघु चित्र तक है कांकड़ा। लघु चित्र का मतलब क्या होगा? कंकड़ा। कंकड़ा यानी लघु चित्र का मतलब कंकड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनी प्रवालम क्या है? इस भाषा में लिखी पुस्तक का नाम क्या है? देखो मनी प्रवाल क्या है और इस भाषा में कुछ पुस्तक लिखी गई है, उसका अर्थ क्या है उसके बारे में ध्यान से सुनो और उसे लिखने के भी प्रयास करो। देखो मनी प्रवाल हम बता रहे हैं। मनी प्रवाल, मनी प्रवाल क्या है ध्यान दो। तो मनी प्रवाल का मतलब होता है, मनी प्रवाल का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा। देखो हीरा और मूंगा यदो भाषाओं और संस्कृतियों तथा क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। और यानी 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम जो व्याकरण और काव्य शास्त्र विषय पर आधारित है, इसकी मनी प्रवालम शैली में भी लिखा गया है। तो यहाँ सबसे पहले यानी मनी परवाल। तो मनी परवल के हीरा और मूंगा क्या अर्थ है? उसका अर्थ सबसे पहले क्या है? यानी हीरा और मूंगा अर्थ है और साथ साथ प्रयोग की भाषाओं और संस्कृति क्षेत्रीय के रूप में भी किया गया है। तो हीरा और मूंगा, मनी परवाल का मतलब क्या होता है? हीरा और मूंगा बहुत कीमती एक प्रकार का यानी तुमको पत्थर है। हीरा तो धातु है और मूंगा जो है पत्थर है। हीरा क्या है? तुमको धातु में आता है और मूंगा पत्थर में आता है। चलो देखो कथक के प्रमुख संरक्षण। तो कथक के मान लीजिए कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना क्षेत्रीय, तो हर राज्य का अलग अलग कथकली, शास्त्रीय नृत्य, जो भी शास्त्रीय कला, तो इस प्रकार कथक है। तो कथक का मुख्य संरक्षण कौन है? उसमें नाम और उसमें दिया गया। तो नाम बता रहे हैं कथक का मुख्य संरक्षण कौन है, ध्यान से सुनो। तो कथक के बारे में पढ़ते हैं। कथक का प्रमुख संरक्षण, कथक नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों में आपस में जुड़ी हुई है। कथक शब्द कथा शब्द से लिखा गया। किससे लिखा गया? कथा से लिखा गया, जिसका प्रयोग संस्कृति अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया गया है। कथा का मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों की कथा यानी कहानी सुनने वालों की एक जाति है।
15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में भी धारण करने लगा। यानी पहले किसके रूप में आया? पहले कथक की कहानी के रूप में आया, लेकिन जैसे 15वीं और 16वीं शताब्दी आया तो एक नृत्य के रूप में भी साबित होने लगा, एक नृत्य के रूप में साबित होने लगा। देखो ध्यान से आगे कह रहा है कि देखो, तो विशिष्ट नृत्य शैली का धारण करने लगा। इस शैली को संरक्षण देने वाला निम्नलिखित, इस शैली को कौन कौन संरक्षण दे रहा है और उसके बारे में ध्यान से सुनेंगे कि संरक्षण, प्रमुख संरक्षण कौन का। ध्यान से सुनो, प्रमुख संरक्षण, कथक के प्रमुख संरक्षण यानी मुगल बादशाह तथा उसके अभिज्ञातों, ज्ञान शासक तथा कथक नृत्य दरबार में प्रमुख किया जाता था, जहाँ इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण प्राप्त किए हैं। राजस्थान के जयपुर के दरबारों में भी इसका विकास हुआ। लखनऊ के नवाबों ने इसकी विकास तथा संरक्षण में काफ़ी सहयोग दिया। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। और मन देखो, यानी गणिकाओं यानी नर्तकी ने भी अपने नृत्य के माध्यम से इसे आज तक जीवित रखने में सहयोग दिया। यानी किस किस राजा और प्रशासन के क्रम में यानी कि यह शासन किया गया, इसके बारे में तुमको अभी सुना है और उसे ध्यान से लिखने की प्रयास करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो बंगाल के मंदिरों, देखो बंगाल मान लीजिए कि उससे स्थापत्य कला क्या है उसके बारे में ध्यान से सुने। कि बंगाल के मंदिर तो जानता है कि पहले भारत और बांग्लादेश में नहीं बटा था, तो इस प्रकार यह जो है बंगाल के मंदिरों में उस समय की स्थिति भी 1947 की स्थिति भी देखने को कभी मौका हो सकता है, देखने को मौका मिले। देखो क्या दे रहा है, हाँ उस समय की स्थिति भी देखने को मौका मिल रहा है। ध्यान से सुनो, तो बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद आने वाले वर्षों में मंदिर बनाने के दौरान विशेष रूप से रहा। इस काल में मंदिरों की स्थापत्य कला के निम्नलिखित लक्षण थे। इस कला में मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों और समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली रूप से धारण कर रहे थे। वे लोग मंदिरों के माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गोर से अनेक मंदिरों निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू यानी तेली, कंसारी, घंटा धातु और कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। अलग अलग यानी यह मंदिर रूप में। और क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, इस मंदिरों की यानी शकल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह यानी दोलाचा यानी दो छतों वालों और तथा चौचाला का मतलब चार छतों वाला, दो चाला का मतलब दो छतों वाली होती है। और मंदिरों, नेक्स्ट पॉइंट है, मंदिरों प्राय एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतर भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी और टाइलों अथवा मिट्टी की यानी पट्टियों से भी सजी होती थी। देखो चौचाला यानी चौचाला का मतलब चार यानी चार छतों वाला ढांचे में चार त्रिकोणीय छतों चार दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर की यानी तीर्थक रेखा या एक बिंदु तक रखी जाती थी। तो यह बंगाल में जैसे जैसे विकास हुआ, मंदिरों को अलग अलग दोचाला, चौटाला और अलग अलग गुंबद अलग अलग रूपों में बांट कर बनाया गया। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों। यह पाठ समाप्त हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में इस अध्याय का चैप्टर समाप्त करते हैं।